जय हिंद एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर का यानी कि फर्स्ट का बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेस से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो है सो लास्ट प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और जो है सो उत्तरीय जो है सो कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस से दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज करते हैं, सभी चैप्टर का सभी क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी वीडियो आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। और पीडीएफ के लिए इस वीडियो पर बने रहिए, लास्ट में बताएंगे कि वीडियो आप पीडीएफ और नोट्स आप कहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। तो वह विधि यानी कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। यानी कि जिस माध्यम से, जिस नियम और जिस रूल से कोई भी जीव जंतु भोजन अपना ग्रहण करता है, यानी कि पोषण यानी न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, जिस माध्यम से वही विधि को जो है सो क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा झोल नहीं था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होगा। आप लोग बुक उठा के देख लीजिएगा, लघु दीर्घोत्तरीय का ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, बुक से कर रहे हैं, आप किसी भी बुक से मिला सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम 10th का एग्जाम है, कंपटीशन तो है नहीं जी कभी 9th 11th 12th कहीं से भी पूछ सकता है। जब भी पूछेगा आपको चैप्टर वाइज पूछेगा, आप लोग चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कहीं से एग्जामिनर पूछे आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया हो रहा होता है तो उसके लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस माध्यम द्वारा, जिस विधि द्वारा भोजन जो है तैयार करता है पौधा अपना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होता है, तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु जैसे कि CO2, H2O यानी जल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, पादप यानी कि पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, कोशिका में स्थित कर्ण कार्बन और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि वे सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा का भी स्थितीकरण रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। पहला होता है कि पेड़ पौधा वो जीवित रहे तभी तो भोजन बना सकता है, यानी कि उसके जिस भाग पेड़ पौधा में हरा भाग हो यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पहला हो गया कि क्लोरोफिल पाया जाए। उसके बाद है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से मिल जाता है, और सूर्य के प्रकाश की होना जरूरी है, और H2 यानी कि जल की आवश्यकता है। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है तो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो इतना तक तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और उसी का पार्ट कुछ है, देखिए कैसे बनाता है। 6CO2 प्लस 12H2O यानी कि कार्बन 6 गो, कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो, और 12H2 यानी कि जल 12, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर C6H12। यह जो है सो ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है, तो ग्लूकोज का, यह ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। फिर है 6O2 प्लस 6H2O यानी कि जल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो बनाकर छोड़ता है ऑक्सीजन, तो हम लोग लेते हैं। और जब हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो लेता है। चलिए नेक्स्ट है।
क्वेश्चन नंबर 3 कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, यानी कि आवश्यक कैसे है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है, यानी कि हरे पेड़ पौधा में ही होगा, सूखा पेड़ पौधा में तो होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगा, वो निर्माण होगा, क्या होगा, वो हरे पेड़ पौधों में पादपों में होगा, जिसको प्लांट भी कहते हैं। पर वास्तव में यानी कि रियली में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए और चीज़ों की आवश्यकता है, सिर्फ हरा होने से तो नहीं होगा। क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी जो है सो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ समुद्री घास या पौधे। चले नेक्स्ट है उसी का पार्ट कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे का रंग, यानी कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो ये 5 मार्क्स का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ हरा ही रहना वो महत्व नहीं रखता, जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्ण पर हरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। तो यानी कि जो भी पौधा हो, किसी टाइप का हो, उसमें क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है। और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल ही जाता है, और जल पृथ्वी से मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पेड़ पौधा का कौन सा भाग जो है सो जल को सभी भागों में पहुंचाता है? तो जाइलम। और खनिज लवण को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। मौजूदगी में संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में संपन्न होती है। यानी कि पेड़ पौधा का क्लोरोफिल ही ऐसा जैसे मौजूदगी में ही संभव है, जिसके द्वारा जैसे क्लोरोफिल के द्वारा जो है वास्तविक अणु है, जिसके द्वारा क्या करता है? तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी कि अपना भोजन तैयार करता है। नेक्स्ट किया था क्लोरोफिल वनों की प्रोफाइल अणु की प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल वनों की ही प्रोफाइल अणु की प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए तो 4 चीज की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 और H2 यानी जल, और सन का लाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, और क्या? क्लोरोफिल का होना। तो क्लोरोफिल तो पेड़ पौधा में पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश वायुमंडल यानी कि सनलाइट से मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक ही है, नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में 2 दिनों तक अंधेरे में रख दे, यानी कि एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में 2 दिनों तक क्या करे? अंधेरे में रख दे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तब पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता कितना जरूरी। पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। पत्तियों में क्या नहीं बनेगा? तो स्टार्च। आप इजीली रूप में लिख सकते हैं कि एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में 2 दिनों तक अंधेरे में रख दे। कहाँ रख दे? अंधेरे में। तो इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है सो नहीं होगी, नहीं पाएगी, और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब करे क्या? तो अब एक चौड़े बोतल के मुंह के बोतल में थोड़ा सा कॉस्टिक पोटास का सूत्र यानी कि आज का रंगोल ले ले, और बोतल के कर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दे। यानी कि एक चौड़ी पत्ती वाला एक पत्ता ले ले। उसके बाद करे कि एक बोतल ले ले और बोतल में थोड़ा सा कॉस्टिक पोटास मिला दे, एक कॉस्टिक पोटास मिला दे। उसके बाद करे क्या? इस बोतल को बीचों बीच काट दे। बीचों बीच काटने के बाद 2 टुकड़ों में बांट दे, और रुक रुक के बीच पत्ती को इस प्रकार दबा दबा कर, यानी कि इस चौड़ी पत्ती को आधा भागों को बोतल के अंदर कर दे, अंदर डाल दे। पत्ती का आधा भाग बोतल से बाहर और आधा इसे अंदर। इसे कुछ घंटों तक सूर्य के प्रकाश की रोशनी में छोड़ दे, यानी कि उसको आधा बोतल के अंदर आधा बोतल के बाहर, यानी कि काटा हुआ बोतल, और उसके कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में छोड़ दे। कुछ देर के बाद पत्तियों का
तोड़ ले, यानी कि कुछ देर के बाद पत्तियों को तोड़ ले और स्टार्च की मौजूदगी की जांच करे, यानी कि कुछ देर के बाद पत्तियों को तोड़कर और स्टार्च की मौजूदगी की जांच करे, देखिएगा दोनों का रंग जो है कुछ अलग डिफरेंट दिखेगा। आगे देखते हैं, आगे है कि जांच करने के लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए उबालने, यानी कि अब इसको जांच करना है तो पत्ती को थोड़ी देर के लिए अल्कोहल में उबाले, थोड़ी देर के लिए। पाएंगे कि पत्ती का बाहर वाला भाग जो है सो गार्डन नीले रंग का पड़ जाता है। पत्ती का जो बाहर वाला भाग था बोतल से बाहर वो नीले हो जाता है और अंदर वाला भाग हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन जो है सो स्टार्च, यानी आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो अंदर या नीले नहीं होगा, पत्ती का जो अंदर वाला भाग होता है वह नीले नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल जो है सो वह सोख लेता है। इस प्रयोग से साबित होता है कि पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होना जरूरी है, यानी कि CO2 की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। एक पत्ती लीजिए, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक पत्ती लीजिए, ठीक है, एक पत्ती लीजिए और देखना है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। तो एक पत्ती ले लीजिए, लंबी पत्ती, और उसको 2 दिनों तक अंधेरे में रख दे। इसको अंधेरे में रखने के बाद देखिएगा इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े पत्ती, अब इसको तो ले लिए, अब एक चौड़े पत्ती वाला लेना है और उसको करना है क्या है, एक बोतल के मुंह में थोड़ा सा कॉस्टिक पोटास के साथ इसमें जो है सो आधा घुसा देना है और आधा बोतल को काट देना है। इसको काटने के बाद आप लोग देखिएगा कि अंदर वाला भाग जो है सो कुछ पीला टाइप का हो जाता है और बाहर वाला भाग है जो कुछ नीला पड़ जाता है। और इसको जांचने के लिए कि इसमें स्टार्च बना कि नहीं बना, तो इसमें क्या करेंगे कि इसको अल्कोहल में जो है सो थोड़ी देर के लिए इसको उबाल यानी कि गर्म करेंगे, तो पता चलेगा कि जब इसको गर्म करने के बाद पता चलेगा अंदर वाला भाग जो है सो वह पीला हो जाएगा और बाहर वाला भाग जो है सो नीला हो जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि CO2 का प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमीबा का भोजन क्या है, यानी कि अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा में पोषण का वर्णन करें, यानी कि अमीबा के पोषण के बारे में व्याख्या करें। तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि बैक्टीरिया, डाइटन, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा अन्य छोटे एक कोशिकीय जो जीव होगा तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े जो है सो अमीबा का भोजन है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा वह इस कारण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है, यानी कि अमीबा में जो भोजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा में भोजन किस माध्यम से होता है, तो अंतःग्रहण, पाचन तथा वह इस कारण प्रक्रिया द्वारा जैसे पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के लिए, अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यानी कि अमीबा शरीर के किसी भी भाग से जो है अपना भोजन कर लेता है। उसके जीव जंतु के लिए उसको मुख की तरह कोई भी आकार उसको नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के सतह से, यानी कि बोले ना पहले, जो शरीर के किसी भी सतह से यानी किसी भी भाग से वह स्थान वह जो है सो भोजन को ग्रहण कर लेता है। मान कर चलिए, देखते हैं आगे जगह है पेज पर नहीं है, तो देखिए मान कर चलिए कि इस टाइप का है, मान कर चलिए इस टाइप का अमीबा है, तो मान कर चलिए यहाँ पर भोजन है, तो करेगा क्या है, ऐसे करेगा और ऐसे और इस टाइप से ऐसे, और इसको घेर के और बाद में फिर यह जो सट जाएगा और यह भोजन इसको अंतःग्रहण कर लेगा। फिर मान कर चलिए भोजन यहाँ है, तो मान कर चलिए ये अमीबा है तो इसको करेगा क्या, ऐसे करेगा, फिर इसको लाएगा, फिर इसको करके ऐसे करके और घेर लेगा धीरे धीरे, और फिर इसको फिर सटा के फिर अपने मतलब इसका आकार बदलते रहता है और जिधर भोजन देखेगा वो शरीर के किसी भी भाग से यह अंतःग्रहण कर लेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें, यानी कि मनुष्य के आहार नाल का रचना का वर्णन करें। यानी कि देखते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा होगा तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट करके लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपको बता देंगे, आप लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं। पहला है कि यह एक कुंडलित रचना है। आहार नाल कैसा है, कुंडलित रचना है। आहार मतलब होता है भोजन, नाल मतलब होता है पाइप, तो इस टाइप का रहता है। तो इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है।
तो यह है कि क्या होता है, कुंडित रचना होता है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितना होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितना होता है, 10 से 8 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा, मुख मतलब होता है मुंह और गुहा मतलब होता है खाली जगह, जिसको वक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार, मलद्वार मतलब होता है कि मल यानी कि शौच यानी कि पैखाना, और द्वार मतलब उसको निकलने वाला रास्ता तक यह फैली होती है। आहार नल के विभिन्न यानी कि अलग अलग भागों की रचना, संरचना तथा उनके कार्य यानी कि काम निम्नलिखित है। पहला है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, यानी कि मुंह जो होता है वो आहार नाल का यानी कि भोजन को ले जाने का जो नली होता है वो पहला होता है। यह ऊपर तथा नीचे जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल ओठ होते हैं। जबड़ा उसी को बोलते हैं, जो ओठ और ठोर होता है उसी को बोलते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए, यानी कि मुंह को बंद करने के लिए 2 जबड़े होते हैं ऊपर तथा नीचे, जो मांसल टाइप का होता है, जिसको ओठ कहते हैं, इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे मुख गुहा में जीभ। मुख गुहा में क्या होता है, तो मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श, फर्श मतलब होता है नीचे। जीभ कहाँ होता है, तो मुंह में कहाँ नीचे होता है कि ऊपर होता है, तो फर्श नीचे वाला को बोलते हैं। तो फर्श में यानी मुख गुहा में मुंह में नीचे जीभ होता है, स्थित होता है, जो मांसल रचना का होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। और इसका अगला सिरा स्वतंत्र यानी कि अगला सिरा जो होता है किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, किसी से लगा हुआ नहीं रहता। और पिछला सिरा जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। देखिएगा जीभ पीछे से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आगे स्वतंत्र यानी कि आजाद रहता है, किसी चीज से जुड़ा नहीं रहता। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर, अंकुर जिसको बुनका बुनका दाना टाइप का रहता है जीभ के ऊपर, देखिएगा अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां क्या कहते हैं, उसे टेस्ट बर्ड या स्वाद कलियां कहते हैं, जो दनकर टाइप का दाना दाना टाइप का रहता है जीभ के ऊपर। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा जो है मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जो जीभ के ऊपर जो छोटा छोटा दाना होता है, यही दाना के कारण मनुष्य यानी कि जीव जंतु यानी हम लोग भोजन को अनेक तरह के स्वादों को पहचान करते हैं। अगला भाग जो होता है वो मीठा का स्वाद करता है, और जस्ट इसके पीछे मान कर चलिए यह मेरा जीभ है। मान लीजिए यह क्या है, तो जीभ है, यह जीभ है। ये अगला भाग जो होता है, अच्छा सा बना देते हैं, मान लीजिए यह जीभ है, तो ये अगला भाग जो होता है, अगला भाग इसका काम है मीठा को बताना, और इसका जो पीछे वाला भाग होता है ये कड़वा यानी कि एकदम तीखा बताता है। आप लोग देख लीजिएगा, मिर्चाई तीता या मिर्च तीता खा लीजिएगा, या कोई भी चीज़ तीखा चीज खा लीजिएगा तो पूरा जीभ निकालने लगेगा, और सांस जो है सो बाहर छोड़ने लगते हैं, पूरा जीभ निकाल के करने लगते हैं। और तो ये तीखा का पहचान करवाता है, और यह मीठा का पहचान करवाता है, और जस्ट इसके इस इधर खट्टा का पहचान कराता है इस तरफ। देखिएगा तो इमली और खाइएगा तो देखिएगा इस तरफ से ज़्यादा खट्टा का पहचान हो पाता है, और इस तरफ पीछा। तो इसको तो याद रखिएगा कि आगे मीठा तो पीछे तीखा यानी कि तीता, और साइड में जो है खट्टा का पहचान कराता है। तो यही जो है सो जीभ के ऊपर जो दाना दाना होता है इसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियाँ के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे कि अलग अलग मीठा, खट्टा, कड़वा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीव अपनी गति के द्वारा यानी कि अपनी चल फिर के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। मुख गुहा के क्या होता है, तो ऊपर और नीचे। मुंह में कितना होता है, मुंह मतलब मुख मतलब और गुहा मतलब खाली जगह। तो मुख गुहा के अंदर निचले और ऊपरी जबड़े में क्या होता है, तो दांत होता है। तो अगर दूध का दांत बोला जाए तो कितना होता है, 20 गो। अगर मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत जो होता है वो कुल कितना होता है, तो 20 गो टूटने के बाद 32 गो होता है। तो 20 और 32 कितना हो गया, तो 52 हो गया मनुष्य के जीवन काल के दांत। आगे है कि प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े, प्रत्येक दांत जो होता है गम्स यानी मसूड़े से जुड़ा होता है, मसूड़ा से यानी कि मसीरा में जुड़ा होता है। आगे है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, उसे जड़ कहते हैं। कोई भी जड़ कहाँ रहता है, नीचे रहता है जमीन के अंदर। तो हम लोग को जमीन क्या है, मसूड़ा है। तो मसूड़ा में जो धंसा रहता है वह क्या कहता है, जड़ कहलाता है। तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर दिखलाई देता है, जिसे दांतन या ब्रश से साफ करते हैं निकला होता है, उसे सिर या शिखर कहते हैं। तो हम लोग का सिर यानी कि माथा कहाँ है, ऊपर है। तो दांत का भी माथा कहाँ, ऊपर निकला रहना चाहिए, तो उसी को ही सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा कहलाता है। मानकर चलिए
यह दांत है, मान के चलिए दांत है, तो इसको जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जड़, जो धंसा हुआ है। और इसको शिखर कहते हैं ऊपर वाला भाग को, और बीच वाला भाग को ग्रीवा कहते हैं या गर्दन कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा यानी कि खाली जगह होता है। इसके ऊपर दंत अस्थि होता है। इसके ऊपर क्या होता है? दंत अस्थि होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देख लीजिए आप लोग फिगर। इसको कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं, इसको ग्रासनी कहते हैं, इसको ग्रासिका कहते हैं, इसको अमाशय कहते हैं। ये जो है सो अमाशय होता है। अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय का 3 भाग होता है। उसके बाद अग्नाशय यहाँ होता है। यह अकीर्त जो है सो इसको यह अकीर्त है। क्या है? यह अकीर्त है। ग्रहणी है। ये इसी का वर्णन करना था, तो आप लोग इस टाइप के देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर में नोट्स जैसा आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम से संबंधित है। आपको इजीली वे में समझाते हैं अपना नॉर्मल भाषा में, क्योंकि किताबी भाषा तो सब पढ़ा देता है, तो सभी का पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है। तो आप लोग देख रहे हैं मुख गुहा। मुख यानी कि मुँह, गुहा मतलब खाली जगह। चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पर। फिर उसके बाद होता है क्या कि जो दांत अधिकांश भाग तैयार करती है, क्या करता है? अधिकांश भाग तैयार करते हैं। हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। हड्डी से जो है काफ़ी मजबूत होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है, तो जबड़े की हड्डी होता है, काफ़ी मजबूत होता है, जिस पर दांत बैठा रहता है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा करती है। इनामेल जो है वो काफ़ी जो सो दांतों को सुरक्षा करती है। जब पिल्लू लग जाता है तो पिल्लू जो है सो अपना लार छोड़ता है, और लार के माध्यम से डेंटाइन को जो है सो इनामेल को जो है सो गला देता है। गला के अपना जो है सो इनामेल काफ़ी कठोर होता है, और इनामेल को गला कर वो छेद करने लगता है। इनामेल गलेगा तो इजली जो है वह यानी कि आराम से वह छिद्र हो जाता है दांतों में। तो दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में, वयस्क मतलब यानी कि 30-32 साल के मनुष्य में, यानी कि 30-32 साल के पार एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। दांत जो है सो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कतरनक, जिसे कैनिन या इंसीजर या अग्रचवर्णक मोलक कहते हैं। जो आगे वाला जो भाग होता है 4 गो, उसी को कैनिन यानी कवर्णक या इंसीजर कहते हैं। उसके बाद होता है अग्रचवर्णक मोलर और इंसीजर भेदक कैनान या प्रीमोलर होता है। तो आगे वाला 4 गो दांत होता है उसे कतरनक कहते हैं। ये कैनाल प्रीमोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता, जबकि मोलर बच्चों में पाया जाता है, जिसको चहुआ कहते हैं। और 4 दांत जो होता है उसके बगल में प्रीमोलर होता है। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों में, यानी कि कैनान या प्रीमोलर, ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जाता है और जड़ों पहुंच जाते हैं, और जिससे दांतों की संक्रमित हो जाता है, जिसमें दांतों में दर्द होने लगता है। जब पिल्लू दांतों में लगता है तो दांतों में देखेगा कि दर्द होने लगता है, तो फिर उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। तो दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, रातों में मीठा चीज नहीं खाना चाहिए, और खा लीजिएगा भी तो उसको अच्छी तरह से कुल्ला कर लेना चाहिए। आगे है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होते हैं, यानी कि मनुष्य के मुंह में जो है सो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। पहला होता है जो पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो हम लोग में लार ग्रंथि जो है सो सभी का अलग अलग काम है। जबकि सांप में देखा जाए तो सांप में जो है सो यह विष का निर्माण करता है, यानी कि उसमें जो है सो विष पाया जाता है। इसमें से निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा, नलिकाओं मान कर चलिए पानी बहने के लिए कोई नली होता है, उसी तरह लार बहने के लिए अलग अलग तरह का नली है, यानी कि नस है, नली के पाइप के द्वारा जाता है, वही उसी को नली कहते हैं। तो नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में क्या होता है? गिरता है, ये सभी के सभी। नेक्स्ट है कि ग्रसनी। तो मुख गुहा के पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा यानी कि मुंह के पीछे जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है निगल द्वार, जो अनाज को निकलने का काम करता है, जो आहार नल के अगले भाग ग्रसनी में खुलता है। अगले भाग ग्रसनी में क्या करता है? खुलता है। दूसरा होता है कंठ द्वार, जो श्वास नली को में खुलता है। एक होता है ग्रसनी जो अनाज को, जिसको निगल द्वार कहते हैं, या अनाज को अंदर ले जाने का काम करता है, अनाज इसी माध्यम से जाता है। दूसरा होता है कंठ द्वार। कंठ द्वार होता है जो इसमें श्वास जाता है, यानी कि सांस से जाता है। अगर अचानक से मान के चलिए हड़बड़ में खाना खा लेते हैं तो अचानक से क्या करता है कि कंठ जो है सो जाकर वह
अपनी रास्ता को बंद नहीं करता है और अनाज एकाएक यानी कि गलती से चलाता है कंठ द्वार में, तो ये करता है क्या है, सरकने लगता है और यह सरक सरक के अनाज को ऊपर फेंकता है कि नहीं तुम्हारा इधर जगह नहीं, ऊपर जा, अपनी जगह में जा। तो ग्रास नली में यह सरक सरक के भेजा देता है, क्योंकि इसमें जो है सो सांस आने का रास्ता है और वो गलती से चलाता है इसमें, तो सरकने लगता है, आप लोग देखिएगा सरकने लगता है और इसको सरक सरक के अनाज को ऊपर फेंक देता है और फिर यह ग्रास नली में जाकर चला जाता है। और फिर अपना यह कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। आप लोग देखिएगा गर्दन में निकला हुआ होगा एपिग्लोटिक्स, आप लोग देखिएगा जब खाइएगा तो ये कंठ जो किसी का ज़्यादा निकला रहता है वो आप देखिएगा कि ऊपर चला जाता है कुछ भी घोटने समय। तो मनुष्य जब भोजन करता है तब यह क्या करता है, पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है ताकि इसमें अनाज नहीं आ सके और जिसमें भोजन का श्वास नली में नहीं आ पाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे है ग्रास नली, मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन, यानी कि लार में जो चिपचिपा है, यानी कि देखिएगा आप जब खाना चबाइएगा कुछ तो उसमें देखिएगा कि एकदम लस लस टाइप का हो जाता है। तो ग्रास नली में मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है और भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, तरंग यानी कि कंपन होने लगता है और सिकुड़न होने लगता है और शिथिलन यानी कि फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है और इस फैलाव शुरू होता है जिसे कर्मानुकुंचन कहते हैं। और इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे 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 क्या करता है, घिसकता है, घिसकता जाता है और ग्रसनी में पाचन क्रिया नहीं होती है, ग्रसनी में भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुल पोषण भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में, जबकि ग्रासनी में जो है सो भोजन आमाशय तक ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है कि आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग यानी कि कार्डियक, आमाशय बोले हैं पहले 3 भागों में बांटा होता है, तो आमाशय का अग्रभाग यानी कि अगला भाग जो होता है वो कार्डियक कहलाता है तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाती है। और इन दोनों बीचों के भाग एक फंडिक होता है, यानी कि अगला भाग पाइलोरिक, पिछला भाग फंडिक और कार्डियक अगला भाग, पिछला भाग जो होता है पाइलोरिक और तीसरा भाग होता है फंडिक कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह यानी कि आहार यानी कि जिस नली में जिस पाइप के द्वारा जाता है अनाज, आहार मतलब भोजन और नाल मतलब उसमें नली टाइप का रहता है उसी में भोजन जाता है। तो इस तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार क्या करता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का अस्तर मतलब होता है लेयर, यानी कि एक पर एक चढ़े रहता है होता है। कोशिकाओं का यह अस्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इस धंसे भाग को कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो मनुष्य के आहार नाल, आहार जिसको भोजन जाने की रास्ता में के बारे में पाचन की क्रिया का वर्णन करें कि पाचन होता कैसे। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। क्या होता है, तो सभी जीव जंतुओं में भोजन के पाचन करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं जो आहार नाल को लाते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती है, कोई भी अनाज को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती है, छोड़ती है, जिससे भोजन का पाचन हो पाता है। तो ये तो इसके बारे में जानकारी था। इसका डिफिनीशन आप 2 ही लाइन में लिख सकते हैं, 1 से 2 लाइन में, कि इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये छोटा था। आगे है कि इसमें कहता है कि क्वेश्चन मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसका वर्णन आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसके बारे में कुछ बताना नहीं है, सिर्फ आपको ये फिगर बना के और कुछ नाम लिख देना है। क्या करना है, तो कुछ नाम लिख देना है, तो आपको जो है 5 नंबर यानी कि 5 मार्क्स जो है सो एग्जाम में मिल सकता है इजीली। तो आपको इतना ही करना है। तो ये फिगर को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर बनाइएगा, बोर्ड हो या स्लेट पर लेकर बनाइएगा। पहला भाग है मुख गुहा, आप लोग देख रहे हैं मुख गुहा, तो आप तो ये लिख सकते हैं मुंह और गुहा उसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि खाली जगह जहाँ रहेगा तो कहाँ मुख गुहा होगा। उसके बाद यह बिचला होता है मुख, उसके बाद है अधोजीभ, अधोजंभ और अधोविरुद्ध यानी कि यहाँ जीभ होता है। उसके बाद होता है यह कीर्त होता है, यह
यह कीर्त है। उसके बाद यह पितास्य होता है, यहाँ पर ये छोटा सा टाइप जो है सो यह पितास्य है। उसके बाद है ग्रहणी, यह भोजन को ग्रहण करता है, ये क्या हो गया, ग्रहणी हो गया। फिर आ गया अनुप्रस्थ बृहंत, ये इतना लिखना नहीं है ज़्यादा, आप एक लिख दीजिएगा मुख गुहा, मुख और जीभ, और यहाँ पर लिख दीजिएगा यह कीर्त, इस टाइप का अकीर्त। तो उसके बाद इसी में एक अंगूठा टाइप का रहता है पितास्य, जो पित्त का निर्माण करता है। उसके बाद इधर से आइएगा तो यह अमाशय हो गया। अमाशय का 3 भाग होता है, पहला भाग पाइलोरिक, पिछला भाग होता है पहला भाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, और बीच में जो होता है फंडिक होता है। तो ये इतना याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ जो होता है यह अग्नाशय होता है, और यहाँ जो होता है यह आंत होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आंत। ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी आंत है। और वही बृहदंत, इसके बाद होता है मलाशय। मलाशय मतलब यह जो है सो मलमूत्र को त्याग करने वाला रास्ता होता है नीचे वाला, जिसको गुदा कहते हैं यहाँ पर। तो ये इतना लिख दीजिएगा, और इस टाइप का फिगर बना दीजिएगा। फिगर भी ज़्यादा हार्डली नहीं है, आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देना है। और फिर ऐसे करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक नली टाइप का ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। फिर आपको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे बना लेना है, फिर इस टाइप का ऐसे बना लेना है। ऐसे बनाने के बाद आप कर लीजिएगा क्या, ऐसे करना है, और फिर ऐसे 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 करके, और यही बना दिया। फिर यहाँ पर कुछ लिख दीजिएगा, छोटी आंत बड़ी आंत, और ऊपर लिख दीजिएगा। बस इतना ही में आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट ऑल सब्जेक्ट का इसी चैनल के माध्यम से क्वेश्चन बैंक से लेकर सभी मॉडल क्वेश्चन तक आपको इसी पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद।